हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 3 और 4 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं 2 दिनों का। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में किस मिलिट्री बेस पर 3 जुलाई को जवानों को संबोधित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा नीमू। ओके, देखिए वैसे तो वो गए थे लद्दाख में और ज़िला कौन सा पड़ता है? लेह। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस मिलिट्री बेस पर उन्होंने संबोधित किया तो आंसर होगा नीमू मिलिट्री बेस। ओके, देखिए लद्दाख में जो LAC है वहाँ पर चीन के साथ टेंशन चल रहा है, आप जानते ही हैं। और गलवान घाटी में झड़प हुई थी और उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। तो उसके 18 दिन बाद 3 जुलाई को अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे लेह और वहाँ पर उन्होंने अफसरों के साथ सीमा की स्थिति का जायजा भी लिया। मिलिट्री हॉस्पिटल में जाकर जो भर्ती जख्मी सैनिक थे उनसे मुलाकात भी की और वहीं पर उन्होंने नीमू जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर जवानों को संबोधित किया। ओके, संबोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इलाका है नीमू जो मिलिट्री बेस है वो समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बहुत कठिन इलाकों में है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है और जॉस्कर रेंज से ये पूरा घिरा हुआ है। ओके, तो यहीं पर प्रधानमंत्री ने थल सेना, वायुसेना और ITBP ओके, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ओके, तो उनके जवानों के साथ मुलाकात की और उनके साथ चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवणे वो भी मौजूद थे और 26 मिनट तक उन्होंने संबोधित किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मनोबल बढ़ाया। इससे मतलब सेना का जो मनोबल है बहुत ऊंचा गया और देश के लोगों का भी। PM का जो वहाँ जाना है, वहाँ के जो तैनात सैनिक है उनके हौसले के लिए तो बड़ी बात है ही, और ये सिग्नल भी है कि देश जो है सेना के साथ खड़ा है। सरकार सेना के हर कदम के साथ है, उसके एक्शन को एक तरह से सपोर्ट कर रही है। ओके, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए उन्होंने कहा कि विस्तारवाद का युग अब खत्म हो चुका है। मतलब चीन का नाम नहीं लिया लेकिन इशारा चीन की ओर ही था और कहा कि ये जो युग है वो विकासवाद का है, डेवलपिंग ये युग है और तेज़ी से बदलते हुए वक्त में विकासवाद ही प्रासंगिक है और ये जो अवसर है वो सभी के लिए है। ओके, विकासवाद ही भविष्य का आधार है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीती शताब्दियों में जो विस्तारवाद थी उसने मानवता के विनाश का ही प्रयास किया है। ओके, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्पीच में बिना चीन का नाम लिए हुए भारत के हर आक्रमण के बाद कहा कि भारत पर जो भी आक्रमण हुए हैं उसके बाद भारत बहुत मजबूत होकर उठा है। तो चीन की इसके बाद बौखलाहट सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है, दोनों देशों के बीच में तनाव कम करने की कोशिश हो रही है। ऐसे वक्त में किसी भी पक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हालात बिगड़े। तो एक तरह से चीन की जो है उसको एक तरह से जलन हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ जाने से और एक मजबूत एक संदेश भी दिया है प्रधानमंत्री ने। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी और जो मिलिट्री बेस है वो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सरोज खान का निधन हुआ है 3 जुलाई 2020 को, तो किस वजह से प्रसिद्ध थी? सबको पता होगा, आंसर होगा कोरियोग्राफी और डांसिंग। इन 2 वजहों से काफ़ी प्रसिद्ध थी। 71 ईयर की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ है। 3 जुलाई 2020 को 2:30 AM पर हुआ है। अगर कहेंगे तो 2 जुलाई की रात कहेंगे, लेकिन अगर टाइम टेबल के हिसाब से कहेंगे तो 3 जुलाई की 2:30 AM पर यह हुआ है। ओके, अब देखिए उनकी तबीयत पहले से ही ख़राब थी, हालांकि उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ था और नेगेटिव आया था। उनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1948 को मुंबई में। ओके, और बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर तो थी ही। 40 साल का करियर रहा उनका और करीब 2000 गाने उन्होंने कोरियोग्राफ किए। 3 बार उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। पहली जो फिल्म थी उनकी कोरियोग्राफी की वो थी 1974 में आई एक फिल्म थी गीता मेरा नाम। उन्होंने उसी में सरोज खान ने कोरियोग्राफी की थी। उस फिल्म में हेमा मालिनी का लीड रोल था। और आखिरी कोरियोग्राफी किस फिल्म में की उन्होंने? तो आखिरी कोरियोग्राफी जो की है वो करण जौहर की फिल्म है कलंक।
उसके लिए की। उसके गीत के बोल थे तबाह हो गए। ओके, तो उसमें एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नज़र आई थी। तो ये हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इंद्रमणि पांडे। ओके, देखिए वो पिछले जो अस्थायी प्रतिनिधि थे राजीव के चंद्र, उनका स्थान उन्होंने लिया है। और इंद्रमणि पांडे जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस के 25 से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट संगठन हैं उन सब का प्रतिनिधित्व करेंगे इंडिया की ओर से। उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये सब शामिल है। ओके, देखिए आप ये भी सोच रहे होंगे कि TS त्रिमूर्ति भी तो अस्थायी प्रतिनिधि हैं, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ओके, और उसके अस्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति हैं। तो अगर सवाल आए कि संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है भारत के, तो वो हैं TS त्रिमूर्ति। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए कि संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो वो होगा इंद्रमणि पांडे। तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके, इस तरह के ट्रिकी सवाल जो है क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड का दूसरा बड़ा शहर है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी यहीं पे 24 अक्टूबर 1945 को। ओके, और जिनेवा में ही संयुक्त राष्ट्र के 25 से ज़्यादा संगठन हैं और उसी के लिए मिस्टर पांडे को वहाँ पर अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर होगा नागालैंड। ओके, देखिए इससे पहले मिजोरम ने मार्च 2020 में कुत्तों के मीट पर बैन लगा था और उसके बाद अब यानी 3 जुलाई को नागालैंड ने ये बैन लगाया है। जानवरों के साथ क्रूरता को लेकर चिंता हो रही थी। तमाम जो एक्टिविस्ट थे वो सब इस बात को उठा रहे थे। तो उसी के बाद नागालैंड ने ये अहम फैसला लिया है, इंपॉर्टेंट फैसला लिया। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत ये कार्रवाई की गई है और नागालैंड में स्वाइन फ्लू के प्रकोप से पहले ही सुअरों का भी आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ था और अब जो है राज्य मंत्रिमंडल ने कुत्तों के मीट पर भी एक तरह से बैन लगा दिया। ओके, तो नागालैंड में देखिए क्या है, वहाँ का इतिहास बता दूँ थोड़ा सा कुत्तों को लेकर कि वहाँ पर कुत्तों के मीट खाने का काफ़ी प्रचलन रहा है और लोग इसे बेहतर पोषण का जरिया भी मानते हैं। और हाल ही में सोशल मीडिया पर कुत्तों से बर्बरता का वीडियो भी सामने आया था और बहुत बुरे बर्ताव में वहाँ कुत्तों को बांधा जाता है, बेचा जाता है खुलेआम। तो उसकी बात हो रही थी। तो उसके बाद ये जो है फैसला लिया गया नागालैंड के द्वारा। नागालैंड में अब उस पर बैन लग गया है। ओके, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। ओके, और गवर्नर कौन है? RN रवि। और राजधानी क्या है? कोहिमा। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दीमापुर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश में जनमत संग्रह में जनता ने संविधान संशोधन को मंजूरी दी है जिसके तहत व्लादिमीर पुतिन जो है वो 2036 तक यानी अगले 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकते हैं? आंसर होगा रूस। ओके, रूस में ये वहाँ मतों की गिनती हुई, जनमत संग्रह हुआ था, उसी के बाद मतों की गिनती हुई है और वहाँ के चुनाव आयोग ने कहा है कि 77.9% जो है उन्होंने लोगों ने संविधान संशोधन के पक्ष में वोट दिए हैं। देखिए आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो 2 दशक से रूस पर शासन कर रहे हैं, 67 ईयर के हैं। उनका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के तौर पर वो 2024 में समाप्त होने वाला था और रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 ईयर्स का। ओके, और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए 2 कार्यकाल की सीमा है। ओके, एक बार में 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। ओके, और इसी की वजह से 2024 में उनको पुतिन को सत्ता से बाहर होना पड़ता। ओके, और इससे पहले 1999 से 2008 और 2012 से अभी तक वो रूस के राष्ट्रपति हैं, तो उनको हटना पड़ता। और ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति लंबे समय तक रहने के लिए पुतिन ने ये सब किया है। और ये संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के 2 बार के कार्यकाल की अवधि को नहीं बढ़ाया गया, बल्कि पुतिन का जो पिछला कार्यकाल था उसकी गिनती के लिहाज से उसको 0 करार दिया गया है। लेकिन उनकी माना जाए कि वो राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन अगर बात होगी कि उन्होंने 2
कार्यकाल उन्होंने किया है लगातार, तो वो नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में अब होगा कि 2024 में जो चुनाव होगा उसके लिए भी अब वो योग्य हो गए हैं, अगले 2 कार्यकाल के लिए वो चुने जा सकते हैं। तो वो 83 ईयर तक की उम्र तक वो राष्ट्रपति रह सकते हैं। और आपको पता तो कि रूस में स्टालिन के बाद पुतिन ही हैं जो सबसे लंबे समय तक उनका कार्यकाल दर्ज किया गया है। ओके, अच्छा, रूस की बात हो रही है। राजधानी क्या है? मॉस्को। और मुद्रा क्या है? रूबल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत चीन तनाव के बीच में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के रक्षा खरीद को मंजूरी दी है? आंसर होगा 38,900 करोड़ रुपए के। ओके, देखिए 2 जुलाई को ये मीटिंग हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, और उसी में ये फैसला हुआ कि 33 फाइटर जेट और 300 लंबी दूरी की लैंड अटैक मिसाइल, 250 एयर टू एयर मिसाइल ये खरीदी जाएंगी, और ये रूस से खरीदी जाएंगी। 12 नए सुखोई Su-30 MKI और 21 नए MiG-29 ये विमान शामिल है। ओके, इसके अलावा 59 MiG-29 विमानों को अपग्रेड किया जाएगा, और सरकार ने कहा है कि 248 एक्स्ट्रा BVR मिसाइल भी खरीदी जाएगी। ये मिसाइल हवा में मार करने में की क्षमता रखती हैं, और पिनाक मिसाइल को भी खरीदने पर मुहर लगाई गई है। वो 1000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में वो सक्षम है। तो ये सब फैसले जो है रक्षा मंत्रालय ने बॉर्डर सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए किया है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना संकट के दौर में आलोचना झेल रहे किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने 3 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? आंसर होगा फ्रांस। ओके, देखिए जब तक कि वहाँ पर नया मंत्रिमंडल नहीं बनता है तब तक फिलिप जो हैं वो प्रधानमंत्री का कामकाज संभालते रहेंगे। देखिए कुछ दिनों से अटकलें थी, वहाँ पर काफ़ी आलोचना झेलना पड़ रहा था वहाँ फ्रांसीसी सरकार को, और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, तो उन्होंने ही कैबिनेट के फेरबदल के संकेत भी दिए थे। और ये जो फेरबदल है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए ऐसा किया है, ये माना जा रहा है। और फ्रांस में जो है प्रधानमंत्री का जो चयन है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ओके, इसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो सरकार का गठन करते हैं। ओके, तो फ्रांस की बात हो रही है। मुद्रा क्या है? यूरो, और प्रेसिडेंट मैंने बताई इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बुक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, उसका विमोचन किसने किया, लॉन्च किसने किया? आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। ओके, देखिए कई बार हम लोगों ने देखा है एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि किसने इस पुस्तक को लॉन्च किया, तो नाम आप देख रहे हो। अच्छा, इसके राइटर कौन है? तो CA-V पट्टाभी-राम ये नाम है उनका, उन लेखक हैं। ओके, तो ये विमोचन हुआ है, और ये जो है 5000 शिक्षकों के उस पर सर्वे हुआ था, उसके आधार पर ये बुक तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है। किस केंद्र शासित प्रदेश में नशे के कारोबार को समाप्त करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ओके, देखिए 100 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है, और ये एंटी ड्रग ये अभियान है, एक तरह से नारकोटिक्स अभियान है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। आंसर होगा इसका 2 जुलाई। ओके, उद्देश्य क्या है? तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के काम की तारीफ करना, उनके बारे में एक तरह से बताना, प्रोत्साहित करना। इस दिवस की शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने की थी 1994 को। ओके, तो AIPS इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, उसका मुख्यालय कहाँ है? लॉन्जेन, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? गियानी मरेलो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके नए CEO का कार्यभार किसने संभाला है? नए CEO कौन है? आंसर होगा रविंदर भाकर। ओके, वो कौन है? इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विस के यानी IRSS के 1999 बैच के अधिकारी हैं, और इससे पहले वो पश्चिम रेलवे के सचिव और मुख्य जन संपर्क अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, और उसके अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC का नया अध्यक्ष कौन है? नए प्रेसिडेंट कौन है? आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद्य। ओके, उन्होंने 1 जुलाई को ये पद संभाल लिया है। पहले भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था,
उनके बारे में, इस पद के बारे में, लेकिन अब उन्होंने ये पद संभाला है, इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा नस्लवाद यानी रेसिज्म को खत्म करने के लिए मास्टर, स्लेव और ब्लैक लिस्ट जैसे शब्दों को किस सोशल साइट ने हटा दिया है? आंसर होगा ट्विटर। ओके, देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर, तो उसके प्रोग्रामिंग कोड्स में शब्दों को चेंजेस किए गए हैं। उसका इस्तेमाल दशकों से हो रहा था, और अमेरिका में जो अभी अभियान चल रहा है ब्लैक लिव्स मैटर, तो उसको देखते हुए और वो जो एक तो जागरूकता हुई है, उसके बाद ये कदम उठाया गया। अच्छा, एक अमेरिकी बैंक है JP मॉर्गन, उसने भी ऐसे ही घोषणा की है। तो इसके तहत क्या होगा, ट्विटर ने क्या किया है कि वाइट लिस्ट को रिप्लेस करके अलाउस्ट रख दिया गया, जबकि ब्लैक लिस्ट जो वर्ड था उसे एक तरह से माना जा रहा था कि ये काले लोगों के खिलाफ एक तरह से, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं ब्लैक लिस्ट, कि हम लोग के दिमाग में ये मैटर नहीं करता है कि ब्लैक लिस्ट जो है एक तरह से ब्लैक के लोगों के खिलाफ ही इस शब्द का यूज़ किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद से ये शब्द जो है प्रचलन में आ गया ब्लैक लिस्ट, तो उसको भी चेंज कर दिया गया है। ओके, मास्टर स्लेव, इसका जो वर्ड का जो है उसको भी बदल दिया गया है, मास्टर के बदल लीडर रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, तो और गूगल ने भी एक किया है, डेवलपर्स से कहा है कि ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट शब्द को यूज़ ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर उषा राकमलोवा, तो उनका निधन हुआ है 1 जुलाई को, तो वो किस विधानसभा के स्पीकर रह चुके थे? आंसर होगा मिजोरम विधानसभा। ओके, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, 79 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ है, और 1980 के दशक में वो पॉलिटिक्स में शामिल हुए थे, और उन्होंने 1986 में जो मिजो शांति समझौता हुआ था उस पर सिग्नेचर करने में उनकी भी बड़ी भूमिका मानी जाती है, और 1990 में उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि 1994 के बाद उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया था। तो मिजोरम की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथांगा, और गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। ओके, और राजधानी क्या है? आइजॉल। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व खिलाड़ी एवर्टन वीक्स का निधन हुआ है 1 जुलाई को, तो किस खेल से जुड़े हुए थे? आंसर होगा क्रिकेट। ओके, 95 ईयर की उम्र में उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और भी क्वेश्चन है तो कल ले लूँगा उसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और इसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और हाँ, एक और बात बता दूं कि 2020 का 2019 का करंट अफेयर्स का PDF भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।